हर कोई एक ही सवाल पूछता रहता है, अगर चीन और रूस बराबरी के साथी हैं तो हर समझौते के बाद मॉस्को पहले से ज्यादा कमजोर, छोटा और ज्यादा निर्भर क्यों हो जाता है। यहीं से कहानी शुरू होती है, उस असहज अंतर से जो पुतिन द्वारा बेची जा रही छवि और बंद दरवाजों के पीछे सामने आ रही हकीकत के बीच है। ऊपर से यह साहसी साझेदारी पश्चिम को चुनौती देती दिखती है, लेकिन सतह कुरेदते ही संतुलन जल्दी बिगड़ जाता है। एक पक्ष शर्तें और दाम तय कर लाभ ले जाता है, जबकि दूसरा कैमरों के सामने मुस्कुराकर समझौता करता रहता है। यह खुली गद्दारी नहीं, बल्कि ज्यादा सूक्ष्म और खतरनाक है। यह चीन का लंबा खेल है, जबकि रूस अपनी ताकत, पैसा और विकल्प खोता जा रहा है। एक ऐसी बात है जिस पर चर्चा हुई है, जो नो लिमिट्स साझेदारी को उलट देती है। देखने पर यह गठबंधन ताकत से ज्यादा नियंत्रण के शांत हस्तांतरण जैसा लगेगा। समझने के लिए कि रिश्ता क्यों बिखर रहा है, देखना होगा इसकी शुरुआत किस आधार पर हुई थी। तनाव की शुरुआत यूक्रेन या प्रतिबंधों से नहीं, बल्कि तब हुई जब चीन कमजोर था और रूस विस्तार कर रहा था। 19वीं सदी में छिंग राजवंश ने समझौते कर रूस साम्राज्य को बड़ा भूभाग दे दिया था। हाँ, वे शहर जो आज रूस के भीतर गहराई में बसे हैं, कभी चीन के थे। उन नुकसानों पर बीजिंग में रोज चर्चा नहीं होती, लेकिन उनकी अहमियत कभी खत्म नहीं हुई। आखिरकार महाशक्तियां अपनी जमीन को लंबे समय तक याद रखती हैं। चीन के लिए वे पुराने समझौते एक शांत लेकिन लगातार याद दिलाने वाले थे कि अगर आप अपनी ताकत की रक्षा नहीं कर सकते तो वह कभी भी खत्म हो सकती है। ठंड युद्ध के समय अविश्वास कभी खत्म नहीं हुआ। सोवियत संघ और कम्युनिस्ट चीन को भाई भाई कहा जाता था। इसके बजाय उन्होंने सीमा पर खूनी संघर्ष किए और मिसाइलें तान दी। साझा विचारधारा ने शक नहीं मिटाया। हर टकराव, परेड और रणनीतिक गणना दोनों पक्षों को उनकी साझेदारी की नाजुकता याद दिलाती रही। सोवियत संघ के बिखरने के बाद रूस और चीन के रास्ते और अलग हो गए। रूस ने परमाणु हथियारों और सैन्य परंपरा के साथ आधुनिकता अपनाई, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह नहीं संभली। चीन ने फैक्ट्रियां, बंदरगाह और वैश्विक व्यापार नेटवर्क बनाए। एक देश ने कच्चा माल बेचना सीखा, दूसरे ने बाकी सब कुछ बेचकर अरबों कमाए। यह असंतुलन यूक्रेन से पहले ही स्थापित था। रूस पर प्रतिबंध लगने के बाद विकल्प न होने पर ही असीमित साझेदारी का विचार आया। क्रीमिया के बाद मॉस्को ने मजबूरी में पूर्व की ओर रुख किया। कोई चालाक योजना नहीं थी। चीन आखिरी विकल्प के तौर पर खरीदार बन गया और रूस ने इसे ऐसे पेश किया जैसे यह उसकी अपनी पसंद हो। ऊर्जा पाइपलाइनों को समानता का प्रतीक और संयुक्त सैन्य अभ्यासों को संतुलन का संकेत बताया गया, लेकिन व्यापार प्रवाह कुछ और ही दर्शाता था। रूस ने तेल, गैस, लकड़ी और खनिज भेजे, जबकि चीन ने तैयार माल, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और पूंजी भेजी। एक पक्ष ने चीजें निकाली, दूसरे ने उनकी कीमत तय की। व्यापार बढ़ने तक इस असंतुलन को अनदेखा करना आसान था। आखिरकार बढ़ती संख्या हर कमजोरी छुपा सकती है, लेकिन जैसे ही आंकड़े गिरें, छुपने की जगह नहीं रहती। मॉस्को ने व्यापार बढ़ने को बदलाव की सफलता का प्रमाण बताया। 2024 में द्विपक्षीय व्यापार रिकॉर्ड ऊंचाई पर था, लेकिन 2025 में 5 साल में पहली बार यह सिलसिला टूटा। व्यापार करीब 10% गिरा, जिसमें रूसी टैरिफ के बाद चीनी निर्यात, खासकर कारें, तेजी से घटी और रूसी तेल गैस की आपूर्ति भी कम दामों के चलते घटी। यह चक्रीय नहीं था, इसने रूस के पूर्वी झुकाव की सीमाएं उजागर की। चीन ने शायद ही कोई प्रतिक्रिया दी, उसने आसानी से विविधता ला दी, जबकि रूस के पास कोई असली विकल्प नहीं था। गिरावट का आकार महत्वपूर्ण नहीं था, असली बात यह थी कि दोनों पक्षों ने कैसे प्रतिक्रिया दी। चीन ने कोई खास असर नहीं महसूस किया। रूसी तेल गैस उपयोगी थे पर जरूरी नहीं। बीजिंग के पास मध्य पूर्व, अफ्रीका और मध्य एशिया में पहले से विकल्प थे। अगर एक आपूर्तिकर्ता असुविधाजनक होता तो दूसरा उसकी जगह ले सकता था। रूस के पास यह सुविधा नहीं थी। यूरोप चला गया था। भारत ने कड़ी सौदेबाजी की और बाकी खरीदार अनुचित छूट चाहते थे। इसलिए मॉस्को ने इज्जत बचाने को विरोध किया। मॉस्को ने चीनी कारों पर शुल्क बढ़ा दिए। उम्मीद थी कि इससे अपनी इंडस्ट्री की रक्षा होगी और यह दिखाया जा सकेगा कि उसके पास अब भी दबदबा है। नतीजा तुरंत और सख्त था। चीनी निर्यात और भी गिर गया। नतीजतन रूसी उपभोक्ताओं को महंगी कीमत चुकानी पड़ी और घरेलू उत्पादक संघर्ष में रहे, जिससे नुकसान ज्यादातर रूस को ही हुआ। मॉस्को ने टैरिफ पर सख्ती ऐसे दिखाई जैसे दैत्य से आर्म रेसलिंग करना, जो अचानक छोड़ दे और आपको गिरते देखे।
संदेश एकदम साफ था, बिना शब्दों के। चीन जब चाहे पीछे हट सकता था, लेकिन रूस के लिए यह संभव नहीं था। व्यापार की सुर्खियों के नीचे एक शांत लेकिन ज्यादा खतरनाक बदलाव चल रहा था। रूस ने चीन के साथ अधिकतर व्यापार युआन में करना शुरू किया और इसे पश्चिमी वित्त से आजादी बताया। असल में उसने एक दरबान की जगह दूसरा चुन लिया। युआन स्वतंत्र रूप से बदल नहीं सकता। रूसी कंपनियां इसे कमा सकती थीं, लेकिन ट्रांसफर, हेज या सुरक्षित रखना मुश्किल था। सब कुछ चीनी बैंकों पर निर्भर था, और जब उन बैंकों ने पीछे हटना शुरू किया तो भुगतान रुक गए, सौदे अटक गए और रातों रात तरलता गायब हो गई। आप देख सकते हैं, इससे एक बात साफ हो जाती है, चीन को प्रतिबंधों की जरूरत नहीं है। वह पहले से ही पूरे संबंध के प्रवाह को नियंत्रित करता है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि जब व्यापार धीमा होता है तो यह एक चेतावनी है, और जब यह रुक जाता है तो यह एक बयान है। ऊर्जा ने चीन और रूस को लंबे समय तक जोड़े रखा, लेकिन अब यह दिख रहा है कि असली शर्तें कौन तय करता है। 2025 की शुरुआत में बीजिंग ने रूसी बिजली आयात में भारी कटौती की और 1 जनवरी 2026 को इसे शून्य कर दिया, जबकि अनुबंध 2037 तक थे। रूसी निर्यात कीमतें चीन में घरेलू कीमतों से ऊपर चली गई थीं, जिससे खरीदना आर्थिक रूप से फायदेमंद नहीं रहा। इसलिए जो निर्यात पहले लगातार होता था वह अब ठप पड़ गया, और बिजली संयंत्र बिना खरीदार के उत्पादन कर रहे थे। कोई भाषण नहीं हुआ, कोई नाटकीयता नहीं थी, बस कीमत के आधार पर एक साफ सुथरा फैसला लिया गया, जिससे रूस फिर से बातचीत शुरू करने के लिए हाथ पैर मारता रह गया, लेकिन कोई त्वरित विकल्प नहीं मिला। जो जीवन रेखा बनने वाली थी वह बेकार क्षमता बन गई। यही पैटर्न तेल गैस में भी दोहराया गया। 2025 के मध्य तक प्रतिबंधों के डर से चीनी कंपनियों ने खरीदारी घटा दी। रूस को नुकसान हुआ क्योंकि कोई और खरीदार नहीं था। युद्धकालीन अर्थव्यवस्था बची रही पर मजबूत नहीं हुई। सस्ता कच्चा माल बेचकर ही बची, असली मूल्य कहीं और गया। अब प्रवाह की बात करें। पावर ऑफ साइबेरिया 2 पाइपलाइन को सितंबर 2025 में पुतिन की बीजिंग यात्रा के दौरान कानूनी रूप से बाध्यकारी ज्ञापन मिला। लेकिन प्रगति असल में दिखावा ज्यादा है, असलियत कम। अगर ईमानदारी से कहें तो इस मामले में पाइपलाइन में देरी तकनीकी नहीं थी, बल्कि दबाव बनाने के लिए थी। चीन ने ज्यादा छूट पाने के लिए प्रक्रिया धीमी की, जिससे कीमतें रूस जैसी हो गईं, जो मास्को की उम्मीद से कम थीं। रूस ने बदलाव की जरूरत में जल्दबाजी में बीजिंग के पक्ष में समझौते किए। निर्माण में 10 साल लगेंगे और पहली गैस 2030 या बाद में मिलेगी। इस बिंदु तक यह पैटर्न नजरअंदाज करना नामुमकिन था। रूस अब चीन की शर्तों पर चलता है और यह सिलसिला सिर्फ पाइपलाइन तक ही सीमित नहीं रहा। आर्थिक दबाव देश को हर जगह कमजोर करता है, लेकिन रूस के सुदूर पूर्व में इसने पिछले साल जमीन की तस्वीर बदल दी। मॉस्को के यूक्रेन में निवेश के दौरान चीनी कंपनियों ने अमूर ओब्लास्ट, यहूदी स्वायत्त क्षेत्र और प्रिमोर्स्की क्राय में कृषि भूमि पट्टे पर ली। सोवियत संघ टूटने के बाद इन इलाकों में रूसी खेत बर्बाद हुए और सोयाबीन, लॉजिस्टिक्स, सीमा पार व्यापार चीनी नियंत्रण में आ गया। रूसी कस्बे छोटे होते गए क्योंकि युवा लोग वहां से चले गए, लेकिन चीनी उपस्थिति लगातार और धैर्यपूर्वक बढ़ती रही। यह इतनी बढ़ गई है कि अब इसे लगभग असंभव है कि वापस पलटा जा सके। 2025 के अंत तक चीनी कंपनियां सीमा पार व्यापार के साथ साथ वहां मौजूद भी थीं। यहूदी स्वायत्त क्षेत्र जैसे स्थानों में जो जमीन सालों से खाली पड़ी थी, वह अचानक फिर से इस्तेमाल होने लगी। उसे बड़े पैमाने पर सोयाबीन के खेतों में बदल दिया गया, जो चीनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को पोषित कर रही थी। यह कोई नाटकीय बदलाव नहीं था, बल्कि व्यावहारिक था। खाली खेत तभी खाली रहते हैं जब किसी के पास पूंजी और धैर्य न हो। फिर वीजा नियम बदले और सब तेज हुआ। 30 दिन का नया वीजा मुक्त नियम लागू हुआ और तुरंत असर दिखा। सिर्फ जनवरी 2026 के पहले हफ्ते में ही 10,000 से ज्यादा लोग सिर्फ सोइफेनहे बॉर्डर पोर्ट से गुजरे। यह पिछले साल की तुलना में 83% की बढ़ोतरी थी। स्थानीय होटलों में भीड़ बढ़ी, बाजारों में रौनक लौटी। चीनी मुद्रा वहां चली जहां रूसी मुद्रा पहले ही खत्म हो गई थी, और जनसांख्यिकी ने असंतुलन को स्थायी कर दिया। रूस का सुदूर पूर्व दशकों से सिकुड़ रहा है। 1991 से अब तक एक तिहाई घटा है, और जातीय रूसी लोग पहले से तेजी से सीमा पार जा रहे हैं। उत्तरी चीन अब भी घना, गतिशील और समृद्ध है। लोग चलते हैं, पैसा उनके पीछे आता है, और जब आबादी गिरती है तो संप्रभुता एकदम से नहीं जाती। पहले वह कमजोर होती है, बहुत पहले कि कोई झंडा बदले। मॉस्को खतरे से वाकिफ था। उसने रोकने की पूरी कोशिश की और ताकत लगा दी।
1 जनवरी 2026 को क्रेमलिन ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय उन्नत विकास जोन शुरू की, जिसमें विदेशी निवेशकों, खासकर चीनी निवेशकों को 10 साल के लिए शून्य कॉरपोरेट टैक्स, कम सामाजिक योगदान और मुक्त सीमा शुल्क जोन की पेशकश की। प्रोमोस की क्राय में उसने रूसी चीनी कृषि औद्योगिक पार्क का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। संदेश था, निवेश करो, बनाओ, टिके रहो। अगर इससे क्षेत्र बचता है तो कोई भी सौदा मंजूर था, बस इसकी कीमत पर कम बात हुई। पैसे का स्वागत हुआ, प्रभाव की चर्चा नहीं हुई, नियंत्रण टाल दिया गया, संप्रभुता चिंता बनी। उसी समय कुछ और भी हुआ, थोड़ा नरम लेकिन उतना ही खुलासा करने वाला। चीनी प्रकाशनों ने रूसी क्षेत्र के अंदर गहराई में बसे शहरों के पुराने ऐतिहासिक नामों को फिर से जीवित करना शुरू कर दिया। ऐसे नाम जो पीढ़ियों से इस्तेमाल नहीं हुए थे, वे चुपचाप छपाई में फिर से दिखाई देने लगे। कोई धमकी या आधिकारिक दावा नहीं था, सिर्फ नरम और लगातार संकेत थे कि इतिहास याद है और समय बीजिंग के पक्ष में है। यह कोई जल्दबाजी नहीं थी, इसकी जरूरत भी नहीं थी, सिर्फ मौजूदगी ही काफी थी और बाकी काम धैर्य ने कर दिया। रूस इस दुविधा को पूरी तरह समझता है। चीन के पैसे बिना क्षेत्र खाली हो रहा है, कस्बे सिमट रहे हैं, नौकरियां खत्म हो रही हैं और युवा जा रहे हैं, लेकिन यह पैसा नुकसान भी लाता है जिन्हें मापना मुश्किल है। संप्रभुता एक रात में नहीं जाती, धीरे धीरे कमजोर होती है, टुकड़ों में फिसलती है। पहले नियम लचीले होते हैं, फिर सीमाएं नरम पड़ती हैं। जल्द ही प्रभाव भी आ जाता है। यहीं पर वीजा फ्री यात्रा ने चुपचाप सब कुछ बदल दिया। कागजों पर यह काफी हानिरहित लग रहा था। होटलों, रेस्तराओं और संघर्ष कर रहे सीमा शहरों के लिए एक अल्पकालिक बढ़ावा, जिन्हें बुरी तरह से एक सहारे की जरूरत थी। व्यवहार में इसने रास्ता और चौड़ा कर दिया। चीनी उद्यमी उस पूंजी के साथ आए जो स्थानीय रूसियों के पास अब नहीं थी, और वे वहां खरीदने, पट्टे पर लेने और निवेश करने में सक्षम थे जहां बाकी लोग ऐसा नहीं कर सकते थे। मालिकाना हक धीरे धीरे लगभग अदृश्य रूप से बदलता गया। होटल, गोदाम, खेत, परिवहन केंद्र, बॉक, मरम्मत यार्ड और लॉजिस्टिक्स सेंटर भी दूसरों के पास चले गए। कुछ भी साथ नहीं हुआ, जरूरत भी नहीं थी। हर सौदे ने संतुलन थोड़ा आगे बढ़ाया। नौकरियां, मालिकाना हक और सप्लाई चेन पूंजी के साथ चली गईं, जिससे लोग चीनी कंपनियों पर निर्भर हो गए। दोनों फैसलों का असर भी दिखा। जो कभी मास्को से होकर गुजरती थी, अब वह ज्यादा इस बात पर निर्भर थी कि जमीन पर पैसे पर किसका नियंत्रण है। यह कोई आक्रमण नहीं था, कोई झंडा नहीं फहराया गया, कोई सैनिक सीमा पार नहीं कर रहे थे। यह तो धीरे धीरे क्षरण था। हर साल मास्को के पास अपनी ही जमीन पर नतीजों को आकार देने के लिए कम साधन रह जाते हैं, और हर साल बीजिंग को अपनी मर्जी का हासिल करने के लिए कम मेहनत करनी पड़ती है। प्रतिबंधों ने भी रूस को एक ऐसा दरवाजा खोलने के लिए मजबूर किया जिसे वह कभी पूरी तरह बंद नहीं कर सकता था। इसने चीन को आर्कटिक में बुलाया। इसके बाद जो हुआ वह शांत था लेकिन महत्वपूर्ण था। बंदरगाह, शिपिंग मार्ग और यमाल और आर्कटिक एलएनजी 2 जैसे एलएनजी प्रोजेक्ट्स चीनी वित्त पोषण और भागीदारी के साथ आगे बढ़े। आइस क्लास जहाज बाद में आए। 2025 में चीनी ऑपरेटरों ने नॉर्दर्न सी रूट पर कंटेनर यात्रा का रिकॉर्ड बनाया। जल्द ही बीजिंग ने खुद को एक नियर आर्कटिक पावर कहना शुरू कर दिया। जो इलाका कभी रूस का निर्विवाद क्षेत्र था, वह अब साझा जमीन और रणनीतिक भूगोल बन गया। एक बार जो छोड़ दिया जाता है वह लगभग कभी वापस नहीं लिया जाता। और दिलचस्प बात यह है कि साझेदारी की सारी बातों के बावजूद एक चीज कभी सामने नहीं आई, एक असली सैन्य गठबंधन। नो लिमिट्स की बातों के बावजूद कभी भी आपसी रक्षा समझौता या यह वादा नहीं हुआ कि अगर रूस और मुश्किल में फंसेगा तो वे लड़ेंगे। हाँ, 2019 से अब तक 117 से अधिक संयुक्त अभ्यास हुए, जिनमें पनडुब्बी और मिसाइल अभ्यास भी हैं। ये कागज पर प्रभावशाली लगे, लेकिन बहुत सोच समझकर सीमित रूप से आयोजित हुए। चीन ने अपनी सुरक्षा को कभी रूस के अस्तित्व से नहीं जोड़ा। बराबरी के साझेदार जोखिम साझा करते हैं, संरक्षक नहीं। बीजिंग ने देखा, सीखा और अपनी आज़ादी बनाए रखी कि जब चाहे पीछे हट सके, जब फायदा हो तब हमेशा मौजूद रहे, लेकिन जब असली खतरा आए तो कहीं न मिले। यही असली प्रभुत्वशाली का व्यवहार है। चीन और रूस के बीच यह रिश्ता असली मायने में तब समझ में आता है जब आप उस लीग के बारे में सोचते हैं। 2023 के अंत में एक गोपनीय एफएसबी आकलन मॉस्को के अंदर फैलना शुरू हुआ। यह कभी भी कमरे से बाहर जाने के लिए नहीं था, फिर भी यह बाहर चला गया और इसकी भाषा ने इसे पढ़ने वाले लोगों को उसके अंदर की बातों से चौंका दिया। चीन को साझेदार के रूप में नहीं बल्कि दुश्मन के रूप में वर्णित किया गया था। इससे स्पष्ट हुआ कि रूस को रिश्ता पता था। दस्तावेज में कहा गया था कि चीनी खुफिया एजेंसियां रूसी वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और सैन्य विशेषज्ञों की भर्ती व्यवस्थित रूप से कर रही थीं।
वे लोग जिनकी उन्नत हथियार कार्यक्रमों तक पहुंच थी, यूक्रेन से युद्ध क्षेत्र का डेटा, आर्कटिक बुनियादी ढांचा और दीर्घकालिक सैन्य योजना को शैक्षणिक आदान प्रदान, व्यापारिक उपक्रमों और संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं के माध्यम से हासिल किया जा रहा था। यह जिज्ञासा नहीं थी, यह तैयारी थी। तकनीकी कहानी भी इसी पैटर्न पर चल रही थी। रूस अब पहले से कहीं ज्यादा उन चीनी औद्योगिक प्रणालियों पर निर्भर हो गया था जिन्हें वह न तो खुद दोहरा सकता था और न ही प्रतिस्पर्धी रूप से निर्यात कर सकता था। इस दौरान चीनी कंपनियों ने रूसी एयरोस्पेस, परमाणु विशेषज्ञता और युद्ध का अनुभव भी सीखा। 2025 के अंत तक रूस को घरेलू कमी के कारण जरूरी परमाणु पुर्जे भी चीन से मंगवाने पड़ रहे थे। हाँ, सोचिए, जब रूस कमजोर हो रहा था, चीन उसकी समझ और रिकॉर्डिंग कर रहा था। युद्ध के मैदान से मिली हर सीख डेटा बन गई। हर प्रतिबंध के कारण आई कमजोरी चीन के लिए एक हथियार बन गई और हर रियायत एक मिसाल बन गई। मॉस्को के पास विकल्प कम थे। चीनी कर्मचारियों को निकालना जोखिम भरा था और सख्ती से निवेश प्रभावित हो सकता था। सार्वजनिक रूप से कुछ भी कहना उस छवि को तोड़ देता जो इस रिश्ते को जोड़े हुए थी। इसलिए सार्वजनिक भाषा में गर्मजोशी बनी रही, लेकिन निजी तौर पर भरोसा टूट गया। विश्लेषकों ने अब उस वाक्यांश का उपयोग भी बंद कर दिया जो इस स्थिति के लिए उपयुक्त था। वसल राज्य। अब साझेदारी की कहानी भी रूस की नहीं रही। दक्षिणी दुनिया के अधिकांश हिस्सों में चीनी मीडिया ने बीजिंग को स्थिर नेतृत्वकर्ता और मॉस्को को लापरवाह कनिष्ठ साझेदार के रूप में प्रस्तुत किया। प्रशंसा दूरी के बाद प्रभाव विश्वसनीयता के साथ आया। अब मॉस्को से विश्वसनीयता नहीं थी। रूस साम्राज्य की भाषा बोलता था, पर उसकी अर्थव्यवस्था कुछ और कहती थी। कच्चा माल बाहर, तैयार सामान अंदर आता था। मूल्य निर्धारण कहीं और होता था। कब्जे की जरूरत नहीं थी। व्यापार बीजिंग की मंजूरी पर था। ऊर्जा कीमतें चीनी खरीदार तय करते थे। मुद्रा का उपयोग बदल गया था और तकनीक किसी और की जोखिम पर निर्भर थी। तब तक बच निकलना संभव नहीं था। पाइपलाइन, भुगतान प्रणाली, आपूर्ति श्रृंखला और निपटान की लागतें थीं। दिशा बदलना दशकों लगता। चीन इंतजार कर सकता था, रूस नहीं कर सकता था। गुलामी आज्ञाकारिता से नहीं, विकल्पों की कमी से परिभाषित होती है और विडंबना साफ दिखाई देती है। रूस ने पश्चिमी प्रभुत्व से बचने को यूक्रेन पर हमला किया, लेकिन अब वह एक दूसरी ताकत पर और ज्यादा निर्भर हो गया जो खुली वफादारी नहीं, चुपचाप आज्ञा मानने को कहती है। चीन ने युद्ध में शामिल हुए बिना रूस को समर्थन दिया। दोहरे उपयोग की वस्तुएं ग्रे जोन से जाती रहीं, व्यापार चलता रहा और रूसी युद्ध मशीन आगे बढ़ती रही। बीजिंग ने जिम्मेदारी टाली और जैसे जैसे युद्ध बढ़ा, चीन मजबूत होता गया। कम कीमत देकर भी प्रतिबंधों का असर हुआ, लेकिन मॉस्को की उम्मीद के मुताबिक नहीं। रूस ढहा नहीं, उसने अपनी स्वायत्तता का सौदा करके खुद को बचाए रखा। चीन को वह प्रभाव विरासत में मिला जो पश्चिम के पास कभी नहीं था, और ऐसा इसलिए नहीं था कि वह ज्यादा नरम था, बल्कि इसलिए कि वह ज्यादा धैर्यवान था। शक्ति आमतौर पर धमाकों में नहीं गिरती, यह धीरे धीरे एक अनुबंध, एक छूट, एक रियायत के साथ खत्म होती जाती है। रूस ने दबाव और पश्चिमी बाजारों से कटकर अपनी संप्रभुता धीरे धीरे खो दी, न कि किसी एक पल में। युद्ध से कमजोर मॉस्को ने चीन को वह दिया जो उभरती ताकतें सबसे ज्यादा चाहती हैं, प्रभाव। बिना किसी जिम्मेदारी के चीन ने रूस के साथ रातों रात विश्वासघात नहीं किया। उसने बस यह दिखावा करना बंद कर दिया कि वे बराबर हैं। अब कई विश्लेषक खुलकर कहते हैं कि रूस साझेदार नहीं बल्कि जूनियर या अधीनस्थ है। सबूत तो पहले से ही साफ नजर आ रहे हैं। मुख्य सवाल है, चीन कब तक तय करेगा कि यह अधीनस्थ उसके लिए जरूरी है या नहीं। ऐसी वीडियो बनाने में समस्या है जहां कई ड्रोन हमले दिखाए जाते हैं, भले ही कोई इंसान या रूसी सैनिक घायल न हो। YouTube अक्सर हमारी वीडियो डिमोनेटाइज या प्रतिबंधित कर देता है। पिछले हफ्ते हमारी 4 युद्ध संबंधित वीडियो डिमोनेटाइज हुई। ड्रोन हमले दिखाना या यहां तक कि फ्रंट लाइन से फुटेज दिखाना विज्ञापनदाताओं के लिए अनुकूल नहीं है और इसी वजह से वीडियो पर प्रतिबंध लगाया जाता है। यह आधुनिक युद्ध की सच्चाई है जिससे यूक्रेन वासी लड़ और जीने की कोशिश कर रहे हैं। हमने बिजनेस बेसिक्स प्लेटफॉर्म इसलिए लॉन्च किया क्योंकि हमें यह सब कवर करना जरूरी लगा। इसे शुरू से बनाकर हमने किसी भी प्रतिबंध से खुद को मुक्त रखा। हमें अपने ड्रोन हमलों को धुंधला नहीं करना पड़ता, हमें फ्रंटलाइन की फुटेज को धुंधला नहीं करना पड़ता और हमें रूसी एयरबेस के तबाह होने को भी धुंधला नहीं करना पड़ता। इसके अलावा हम अपनी साइट पर कोई विज्ञापन भी नहीं चलाते, इसलिए हमें विज्ञापनदाताओं के असंतोष पर खुद को सेंसर नहीं करना पड़ता। हमारी साइट आपके समर्थन से चलती है, विज्ञापनों से नहीं। तो अगर आप ऐसे कवरेज में रुचि रखते हैं
और आप हमारे वीडियो बिना सेंसर किए देखना चाहते हैं और वो बोनस कंटेंट पाना चाहते हैं जिसे हम यहाँ यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकते, तो ज़रूर basicsinsider.com पर हमारे साथ जुड़ें। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। जुड़ने पर आप वो सारा कंटेंट देख सकते हैं जो हमने पहले ही अपलोड किया है और वो सारे वीडियो भी जो हम भविष्य में अपलोड करेंगे। इसके अलावा आप हमारी कवरेज और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करेंगे, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सैम है और मैं आप सबसे अगले वीडियो में मिलूंगा।